हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज। तो इन 10 डेज में हम कवर कर लेंगे मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के टोटल 100 क्वेश्चंस। तो इन 100 क्वेश्चन में से मोस्ट प्रोबेबली आपके 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन समझा है, इसलिए ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि इस एमसीक्यू सीरीज की वजह से आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो रही है। सो आई होप हमने अभी तक जितनी भी एमसीक्यू सीरीज की है वो सभी आपने देखी हो। अगर नहीं देखी है तो प्लीज अब जाकर देख लीजिएगा, और डेफिनेटली इसमें से आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। सो ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलते हैं बिना देर करे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ध्यान से चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, या टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, वीडियो को पॉज कीजिए, देन अपना आंसर दीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ आपको विद एक्सप्लेनेशन। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से पूरी डिटेल क्लास ले रखी है नेशनल इनकम की, उनको ये गोल्डन पॉइंट्स के थ्रू क्लियर होगा, क्योंकि मैंने गोल्डन ट्रिक करवाई थी नेशनल इनकम के फॉर्मूलों को याद करने के लिए। और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है और आप भी चाहते हैं कि आपको ईजिली नेशनल इनकम के सभी फॉर्मूले याद हो जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ आपको नेशनल इनकम के डिटेल क्लास का, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं और गोल्डन ट्रिक्स के थ्रू इसे इजीली याद कर सकते हैं। ग्रॉस, नेट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सबको आपको उस सिंगल क्लास से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आंसर की तरफ। आई होप मेरे सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है नेट इन्वेस्टमेंट के प्लस डेप्रिसिएशन। तो जब हमें ग्रॉस निकालना होता है, टोटल निकालना होता है, तो नेट के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाता है, क्योंकि ग्रॉस जो है वो बड़ा है और नेट जो है वो छोटा है। तो जब ग्रॉस निकालना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, और जब हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स दे रखी हैं, जिन्हें मैं गोल्डन पॉइंट्स बोलती हूँ। इन कन्वर्जन्स को ध्यान से देखिए। अगर आप ये कन्वर्जन समझ जाते हैं ना अच्छे से, तो आपको नेशनल इनकम को समझने में कोई इशू नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, ये क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेस है हमारी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का। सो आई होप आप कवर कर लेंगे वहां से। देखिए, नेशनल इनकम इक्वल होता है डोमेस्टिक इनकम के प्लस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से होने वाली जो भी इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, बट डोमेस्टिक इनकम में वो एक्सक्लूडेड होती है। तो जब डोमेस्टिक इनकम निकालनी होगी तो माइनस NFI है, और जब नेशनल इनकम निकालनी है तो प्लस NFI है। क्लियर? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के ऊपर मैंने डिफरेंशिएशन पर एक शॉर्ट बना रखा है, तो 60 सेकेंड्स में आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर जाकर आप शॉर्ट देख सकते हैं, वहां से आपको ये दोनों टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, ग्रॉस निकालने के लिए नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, तब जाके हम ग्रॉस पर पहुंच पाते हैं। और वहीं अगर हमें नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। किसमें से? ग्रॉस में से। टोटल में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, देन हम नेट तक पहुंच जाएंगे। और मार्केट प्राइस निकालने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें NIT, जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और माइनस सब्सिडीज करके हम NIT तक पहुंच जाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तक। ओके, तो मार्केट प्राइसेस में NIT ऐड होंगे, और फैक्टर कॉस्ट जब हमें निकालना होगा तो NIT डिडक्ट हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। क्लियर? सो इन्होंने बोला था कि कौन सा करेक्ट है, तो ओनली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा करेक्ट था, क्योंकि उसमें नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे थे। अब आप बोलेंगे मैम नेट इन्वेस्टमेंट भी तो करेक्ट हो सकता था। नहीं होगा, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, जब हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। ठीक है, तब हम नेट इन्वेस्टमेंट तक पहुंचेंगे।
सो आई होप आपको ग्रॉस, नेट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट ये सब समझ आ गया होगा। बाकी आप डिटेल वीडियो से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें हमें ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 100 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है 0.30 और नेशनल इनकम दे रखी है 1500 करोड़। देन टोटल कंजप्शन विल बी, अब आपको यहाँ पर टोटल कंजप्शन का फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो वो पुट करना है, देन आप इजीली अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो पोस्ट कर लीजिए और आंसर निकालिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1150 करोड़। तो ये कैसे आया? टोटल कंजप्शन का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है सी बार प्लस बी वाई। सी बार जो है वो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, मैंने समझा रखा है अच्छे से आपको ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, प्लस बी जो होता है वो हमारा क्या होता है, MPC होता है, ठीक है। और वाई जो है वो क्या है, हमारी नेशनल इनकम। क्लियर? तो ये समझ आ गया होगा। C इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस MPC मल्टीप्लाई में नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल कंजप्शन का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ऑटोनोमस कंजप्शन भी दे रखा है, आपको नेशनल इनकम भी दे रखी है, बट यहाँ पर MPS दे रखा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए MPC चाहिए। तो सबसे पहले हमें MPC निकालना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और MPC निकालने के लिए मैंने आपको इजी वे में समझाया था, जो हमारा MPC होता है प्लस MPS वो इक्वल होता है 1 के। सो MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये याद रहेगा आपको, तो आंसर आप आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर MPC प्लस MPS कितना दे रखा है, 0.30, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। 0.30 इज इक्वल्स टू 1, फिर MPC 1 जो हमारा 0.30 है वो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, सो माइनस 0.30, सो MPC हमारा आ जाएगा 0.70। क्लियर? देखिए जब 1 में से 0.30 को माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7 और ये ऊपर भी 0 हो जाएगा, तो 0.70 आ जाएगा। इस तरीके से आया हमारा MPC 0.70। अब टोटल कंजप्शन में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये मैंने बताया ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन हमें दे रखा है 100 करोड़, पुट कर दिया। बी हमने निकाल लिया, MPC हमारा 0.70 मल्टीप्लाई में 1500 जो कि हमारा नेशनल इनकम है। अब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया 1050 आ गया हमारा, तो 100 प्लस 1050 इज इक्वल्स टू 1150 करोड़। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ किस तरीके से निकाला? बस आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कंजप्शन का ये फॉर्मूला है, तो इसे याद कर लीजिए। और MPC अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप इस तरीके से MPC को निकाल लेंगे, और अगर MPC दे रखा है तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। क्लियर? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इन द बजट आर। तो कोई एक गवर्नमेंट रेवेन्यू का कंपोनेंट बताना है आपको। एक्सपेंडिचर रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, बजट रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, सो आंसर दीजिए। हम चलते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ और उससे समझते हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक कंपोनेंट क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो जब हम गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू के यही दो कंपोनेंट्स हैं कि या तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के रिसीप्ट्स करता है या रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर करता है। ओके, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों दे रखा था। अगर आप दोनों में से किसी एक पे भी करेक्ट करते हैं तो आपका आंसर सही होगा। बट किस कंडीशन में, जब आपसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट के बारे में पूछा जाए। बट फिलहाल अभी गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में पूछा गया, तो यानी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू से इनकम होगी रिसीप्ट से। जितनी भी वो रिसीप्ट्स कर रहा है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेन सोर्स है, मेन कंपोनेंट है। तो इसलिए जब भी ऐसा आंसर आए तो आप रेवेन्यू रिसीप्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर रेवेन्यू बजट पूछा जाता है तो आप दोनों में से किसी भी एक को कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स।
यही मैंने आपको समझाया। जो रेवेन्यू का बजट होता है गवर्नमेंट का, वो दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, रेवेन्यू के रिसीप्ट्स को और रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर को। क्लियर? वन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ कॉमन रेवेन्यू इन द बजट इज टैक्सेशन। तो कॉमन रेवेन्यू की बात करें, गवर्नमेंट का मेनली रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या हो रहे हैं, रेवेन्यू से इनकम कौन सी हो रही है, तो उसका मेन सोर्स है टैक्सेशन। टैक्स से गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करती है। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीप्ट्स होता है टैक्सेशन से होता है। और मैंने आपको समझाया भी है, जीएसटी जो है वो मेन सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का। तो टैक्सेशन में सबसे ऊपर जीएसटी का शेयर सबसे ज़्यादा है, जिससे गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में हमारा टैक्सेशन यानी जीएसटी आ जाएगा, जो कि मेन सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। द अदर मेजर कंपोनेंट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसी के साथ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है फीस, फाइन्स एंड इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेस। तो फीस, फाइन्स और कुछ एंटरप्राइजेस के जो इनकम होता है वो भी हमारे गवर्नमेंट की इनकम में आ जाता है। ठीक है, तो वो हमारे गवर्नमेंट की क्या हो गई, रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गई। सो क्लियर हुआ रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्यों आंसर आया। और इसी के साथ आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने 3-4 क्वेश्चन समझ लिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आता है, और जो मेन सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का वो टैक्सेशन है, और उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, जीएसटी का है। ठीक है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो हमारी फीस, फाइन्स, इनकम ये सब हो जाते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कंपोनेंट्स गवर्नमेंट रेवेन्यू के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन सबको अच्छे से आता होगा। क्रेडिट क्रिएशन के बारे में नहीं सुना है, नहीं समझा है अभी तक, तो मैंने बैंकिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से मनी एंड बैंकिंग से आप ये कवर कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोन क्रिएशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टोटल विड्रॉल क्रिएशन, या इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कौन सी प्रोसेस होती है क्रेडिट क्रिएशन की, तो आंसर दीजिए। जिनको नहीं आता है वो टेंशन ना ले, अभी हम आगे समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स क्या है। सो डरने की कोई भी बात नहीं है, हम अच्छे से हर एक टॉपिक को समझेंगे और करेंगे, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और इसी तरह आगे हम इंडियन इकोनॉमी भी करेंगे और अपने सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और अपने सभी टॉपिक्स की रिवीजन इसी तरह कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको भी अच्छी लग रही होंगी ये क्लासेस। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसे मैं कंसिडर करूँगी, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर टॉपिक को समझाने में पूरा अपना 100% दूंगी। आप भी अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए हर टॉपिक की। अभी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी रिवीजन क्लासेस चलाएंगे, वहाँ से और भी अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी। जब आप बार बार इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ना, बार बार आपकी आंखों के आगे से जाएंगे, तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना अपने, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही आराम से दे पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टोटल डिपॉजिट क्रिएशन। तो कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है ना, उसी के थ्रू वो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को आगे चलाता है। ठीक है, तो कैसे चलाता है वो समझते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बैंक्स एक्सटेंड लोन्स एंड क्रिएट न्यू मनी इन द इकोनॉमी। तो बैंक क्या करता है, वो इन डिपॉजिट्स के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू लोन्स एक्सटेंड कर देता है, और उन लोन्स के एक्सटेंड होने से क्या होता है, बैंक्स की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। और जब बैंक्स की इनकम होगी तो अपने आप ही न्यू मनी क्रिएट होगी इकोनॉमी में। तो ये तो अच्छा काम कर रही है एक तरीके से कमर्शियल बैंक की इकोनॉमी में मनी जनरेट कर रही है। व्हेन अ बैंक इशू अ लोन इट एसेंशियली क्रिएट अ डिपॉजिट इन द बोरोअर्स अकाउंट। जब बैंक लोन इशू करेगा तो वो खुद ही अपने आप ही बोरोअर्स के अकाउंट में डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जेब में तो रखेगा नहीं पैसे, वो पैसा जाएगा कहाँ, वो बैंक्स में ही पैसा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बैंक इशू कर रहा है लोन के तौर पर। दिस न्यूली क्रिएटेड डिपॉजिट कैन देन बी यूज्ड बाय द बोरोअर फॉर स्पेंडिंग और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो जो ये नया नया डिपॉजिट आया है बैंक के पास, जो क्रिएट हुआ है डिपॉजिट, उस पैसे से क्या होगा,
बोरोअर स्पेंडिंग करेगा और अपनी कुछ अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेगा। तो जब बोरोअर कोई स्पेंडिंग करेगा तो उससे क्या इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। दिस प्रोसेस इज अ की मैकेनिज्म थ्रू विच बैंक्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी। तो जो ये प्रोसेस है कि बैंक ने बोरोअर को पैसा दिया, बोरोअर ने स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद वो पैसा कहाँ गया, इकोनॉमी में चला गया, और उसके बाद इकोनॉमी में पैसा जनरेट हो गया। तो जो ये प्रोसेस है वो की मैकेनिज्म हो गया, एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया बैंक की तरफ से इकोनॉमिक एक्टिविटी में और उसकी लिक्विडिटी में। क्लियर? किस तरीके से कमर्शियल बैंक अपना परफॉर्मेंस दे रहा है इकोनॉमी की ग्रोथ में, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस होती है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टोटल डिपॉजिट क्रिएशन। तो ये बेस्ड है टोटल डिपॉजिट क्रिएशन पे। जो भी डिपॉजिट आया है उससे क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस आगे चली है और उसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। सो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिखने में बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा इसका आंसर भी है। तो देखिए, आफ्टर एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के बाद क्या होता है? हमने 2 डिमांड्स पढ़ी थी, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में क्या इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और डेफिसिट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? अगर आपको ये माइंड में क्लियर है तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता होगा और आपको मिल भी गया होगा अब तक। तो देखिए, मार्केट प्राइस रिमेन्स सेम, मार्केट प्राइस फॉल, मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, या मार्केट प्राइस राइज। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हम चलते हैं आंसर की तरफ बिना देर करे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मार्केट प्राइस राइज। जब एक्सेस डिमांड होती है यानी कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज करता है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा उस वक्त जब डिमांड ज़्यादा हो रही होगी? तो प्रोड्यूसर प्राइस जो होंगे वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, इस वजह से प्राइस भी प्रोड्यूसर ने इंक्रीज कर दी है। तो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं रेन को। अगर बारिश होती है तब क्या होता है? अम्ब्रेला की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो जब अम्ब्रेला की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो अपने आप ही प्रोड्यूसर उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्राइजेस चार्ज करेगा, इस वजह से प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि विदाउट सीजन अगर आप अम्ब्रेला लेने जाएंगे तो आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा जितना कि आपको रेनिंग डेज में पड़ेगा। तो रेनिंग टाइम में उस अम्ब्रेला के प्राइसेस भी आपको ज़्यादा ही मिलेंगे क्योंकि उस वक्त जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर की, इस वजह से प्रोड्यूसर ने प्राइस भी बढ़ा दिए और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे पता है अभी प्राइस ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अम्ब्रेला का प्रोडक्शन करूँ और जितना ज़्यादा अम्ब्रेला का प्रोडक्शन करूँगा उतना ज़्यादा मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाऊंगा, उतना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। क्लियर हुआ? तो एक्सेस डिमांड से यही होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा कर रहा है तो प्रोड्यूसर प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करेगा। क्लियर? एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सेस डिमांड विल कॉज द प्राइस टू राइज, प्राइस राइज हो जाते हैं एक्सेस डिमांड के केस में, एंड प्राइस राइजेस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल मोर देयर बाय इंक्रीजिंग आउटपुट। तो प्रोड्यूसर उस समय क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा। सो विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं असर्शन रीजन के, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। तो उन्हें देख के डरना नहीं है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर अटेम्प्ट करना है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट। क्या टैक्स एक लीगली कंपल्सरी पेमेंट है? इफ यस सो आपका आंसर ट्रू होगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी। इफ नो देन स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ओके, तो बस आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। स्टेटमेंट 2, डायरेक्ट टैक्सेस आर कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कैपिटल रिसीप्ट्स में आते हैं हमारे गवर्नमेंट के? तो मैंने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये सब आपको अच्छे से समझा रखा है। सो आई होप आपको पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स कैपिटल रिसीप्ट्स में आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट को, देन आंसर दीजिए। स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो अगेन वीडियो पॉज कीजिए देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ और फिर विद एक्सप्लेनेशन उसे समझेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
सो टैक्स इज लीगली कंपल्सरी पेमेंट होती है, बट डायरेक्ट टैक्सेस कैपिटल रिसीप्ट्स में नहीं आते हैं। सो स्टेटमेंट से अच्छे से समझते हैं। स्टेटमेंट 1 ट्रू है बिकॉज टैक्स इज लीगली कंपल्सरी पेमेंट। तो लीगली जो टैक्स है वो एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्सेस आर मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको इनकम टैक्स पे करना होता है, बिजनेसेस वगैरह हैं, उन लोगों के लिए मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है एज अ टैक्स। ठीक है, सो दैट्स वाई टैक्सेस आर मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। क्लियर। और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है बिकॉज टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल रिसीव्ड। जो भी टैक्सेस रिसीव कर रही है गवर्नमेंट, वो हमारे गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीप्ट्स नहीं हैं, बिकॉज दे नेदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। इससे कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, नोर कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स। ना ही एसेट्स में कोई रिडक्शन आ रहा है गवर्नमेंट के। ओके, सो दैट्स वाई ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगी। सो क्लियर हुआ, जो टैक्सेस होंगे वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। जितने आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन पहले से ही कवर कर लेंगे तो आपका जो डर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर, असर्शन रीजन क्वेश्चंस पर, वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। और ये प्रैक्टिस कराने का मेन मकसद ही है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप डरे ना उन्हें देख के, और इजीली अपने जो 20 मार्क्स हैं MCQs के वो आप ग्रैब कर पाएँ। क्लियर। तो इससे मैंने आपकी जर्नी को और ज़्यादा आसान बना दिया है इस MCQ सीरीज़ के थ्रू। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, बोरोइंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो जो भी नेशन की बोरोइंग्स है जो वो वर्ल्ड बैंक से ले रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कवर करने के लिए, क्या वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट 2 देखिए, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की कंडीशन से? तो बेसिकली ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई रिलेशन है? ऑप्शन देखिए, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या दोनों ही ट्रू हैं या दोनों ही फॉल्स हैं? तो वीडियो पॉज कीजिए देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यानी कि जो बोरोइंग्स है जो वर्ल्ड बैंक से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के लिए लेते हैं वो हमारा कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गई एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू है। जो हमारा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। Borrowings by a nation from the World Bank to finance a BOP deficit are recorded in the financial account. बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट को दूर करने के लिए जो बोरोइंग्स ली गई है वर्ल्ड बैंक से वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में आती है। जिन्होंने भी लास्ट डे 4 की क्लास ली होगी उन्होंने को मैंने अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाया था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, उन तीनों में डिफरेंस भी समझाया था, और कौन कौन से ट्रांजैक्शन इन तीनों अकाउंट में रिकॉर्ड होती है वो भी अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, तो जिन्होंने वो क्लास ली होगी उनके लिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होगा, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ बीओपी में क्या क्या आता है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो जो ये ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ये की जाती है फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड। ठीक है, नॉट द कैपिटल अकाउंट। So the financial account reflect transaction involving financial assets and liability. तो जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है वो किस में रिफ्लेक्ट होती है? फाइनेंशियल अकाउंट में। वाइल द कैपिटल अकाउंट जनरली इंक्लूड नॉन फाइनेंशियल ट्रांसफर, और जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांसफर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है। क्लियर। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे, कैपिटल अकाउंट के, फाइनेंशियल अकाउंट के, और दोनों कंपोनेंट्स भी आपको पता चल गए बीओपी के, और कौन सी ट्रांजैक्शन किस में इंक्लूड होगी ये भी समझ आ गया। तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट से 2-3 क्वेश्चन समझ लिए हैं। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बिकॉज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बीओपी अकाउंट कंडीशन। तो बीओपी अकाउंट कंडीशन से ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होती है। Autonomous transaction include activities like foreign aid, private investment and government transfers.
तो फॉरेन एड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट ट्रांसफर से रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड होती है हमारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में, एंड दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओवरऑल बीओपी सिचुएशन। तो बीओपी सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन से इन ट्रांजैक्शन का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। दे आर ड्राइवन बाय इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड पॉलिसी। सो क्लियर हो गया, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है of the condition of BOP. So that's why statement 1 is false and statement 2 is true. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। ओके तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो आज का हमारा 8th क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपको फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड नॉलेज होगी देन आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं भी आता है आपको समझ तो मैं हूँ समझाने के लिए, आपको अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, फॉल हो गई है। ओके द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू बाय इंडियन करेंसी। तो रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन करेंसी को बाय करेगा। क्लियर। दिस टाइप ऑफ एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक इज पॉसिबल अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो ये एक्शन सेंट्रल बैंक ले रहा है वो कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल होगा, फ्लैक्सिबल, मैनेज्ड फ्लोटिंग, फिक्स्ड फ्लोटिंग, फिक्स्ड। तो ये सारे एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है मैंने आपको अच्छे से करा रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स करा रखा है हर चैप्टर वाइज। तो आप वहाँ से अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ और उससे समझते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो जिनको नहीं आता वो भी आज समझ लेंगे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैनेज्ड फ्लोटिंग। विद एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइंग इंडियन करेंसी टू काउंटर इट्स फॉल इज पॉसिबल अंडर अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो करेंसी को बाय करना बाय सेंट्रल बैंक, तो वो कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल होगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग में, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है। सेंट्रल बैंक क्यों बाय कर रहा है इंडियन करेंसी, ताकि वो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू फॉल हुई है उसको मैनेज कर सके। दैट्स वाई आंसर ही मैनेज्ड फ्लोटिंग आया है। इन दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक अलाउज द करेंसी टू फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस बट इंटरवेंस ओकेजनली टू स्टेबलाइज और इन्फ्लुएंस इट्स वैल्यू। तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक होता है वो करेंसी को मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करने का पूरा राइट देता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग करेंसी में अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, बट जब वैल्यू फॉल हो रही है इंडियन करेंसी की तब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंशन करेगा, तो तब जाके इंडियन करेंसी स्टेबलाइज होगी। ओके तो दैट्स वाई सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करता है ताकि वो इंडियन करेंसी में आया डाउनफॉल को कंट्रोल कर सके, स्टेबलाइज कर सके। इसलिए वो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के थ्रू इस सेक्शन को पॉसिबल करेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक का काम ही ये है कि वो मैनेज करे सब चीज़ों को। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसके अंडर आते हैं तो वो सब कुछ मैनेज करता है, सारे बैंक्स का कंट्रोलर है सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसलिए ही सेंट्रल बैंक को एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ टैक्स whose burden cannot be shifted to others is imposed generally on। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जो कि शिफ्ट नहीं किया जाता किसी और के ऊपर, तो वो किस पे इम्पोज होता है, जो पर्सन उसे शिफ्ट ही नहीं कर सकता। गुड्स के प्रोड्यूसर के ऊपर, सेलर के ऊपर, बायर के ऊपर या इनकम अर्नर्स के ऊपर। तो कौन सा टैक्स है जो शिफ्ट नहीं किया जाता, वो किस पे इम्पोज होता है, जल्दी बताइए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनकम अर्नर्स। जो भी इनकम अर्नर्स होते हैं वो अपना टैक्स जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के ऊपर, क्योंकि अर्न तो वो कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो टैक्स कौन पे करेगा, वही पर्सन पे करेगा ना। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ आपको इसको। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनकम अर्नर्स। अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर इज जनरली इम्पोज्ड ऑन इनकम अर्नर्स। दिस टाइप ऑफ टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट इंडिविजुअल और एंटिटीज दैट अर्न इनकम। तो जो इनकम अर्न कर रहा है वो डायरेक्टली इससे अफेक्ट होगा एंड इट इज़ चैलेंजिंग फॉर दैम टू शिफ्ट द बर्डन टू अदर्स। तो ये बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि वो शिफ्ट कर सके अपना टैक्स किसी और के ऊपर, क्योंकि पर्सन जो है वो इनकम अर्न कर रहा है,
तो वो इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है वो पे कौन करेगा? वही पर्सन तो पे करेगा जो अर्न कर रहा है। कोई तीसरा पर्सन उसकी इनकम का टैक्स क्यों पे करेगा? नहीं करेगा ना। तो एग्जांपल देखिए, इंक्लूड पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस। तो जो भी इनकम पे लगने वाला टैक्स है वो पर्टिकुलर पर्सन ही भरेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनकम अर्नर्स। जो भी इनकम अर्न कर रहा है उसका टैक्स जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस पे इम्पोज हुआ है वो टैक्स वही पर्सन पे करेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से सभी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन समझ आ गए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि क्वेश्चन बेसिकली आपसे किससे पूछा जा रहा है? फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक हैज़ इम्पोज्ड फाइन। सेंट्रल बैंक फाइन इम्पोज कर रहा है ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। तो बैंकिंग नॉर्म्स का वायलेशन किया है इन दो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने, तो इसलिए सेंट्रल बैंक ने उन पे इम्पोज किए हैं फाइन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। ये इशू ऑफ करेंसी का फंक्शन है, बैंकर टू द पब्लिक का फंक्शन है, या बैंकर टू द गवर्नमेंट का फंक्शन है, या बैंकर्स बैंक का फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक कौन सी परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा फंक्शन कर रहा है इन दोनों बैंक्स के फाइन इम्पोज करने पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैंकर्स बैंक। क्योंकि मैंने आपको समझाया था जो सेंट्रल बैंक है वो एपेक्स बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं। सो बैंकर्स बैंक की परफॉर्मेंस यहाँ पर सेंट्रल बैंक निभा रहा है, इस वजह से वो इम्पोज कर रहा है फाइन अदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो बैंकर्स बैंक का है। द सेंट्रल बैंक सर्व एज द बैंकर्स बैंक बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अदर बैंक्स इंक्लूडिंग इम्पोजिंग फाइन्स, वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स टू एंश्योर रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। तो ये एक्सप्लेनेशन भी यही कह रही है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर्स बैंक का काम कर रहा है, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सभी बैंक्स का, और वो फाइन भी इम्पोज कर सकता है, जितने वायलेशन हो रहे हैं बैंकिंग नॉर्म्स के उसको इंश्योर कर सकता है, और सभी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इन सभी बैंक को कोऑपरेट कर सकता है। कौन? सेंट्रल बैंक। क्लियर हुआ? सो इसी के साथ हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आगे अब हम इंडियन इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपने ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की डे 5 तक की क्लासेस देखी हैं, आगे आने वाली इंडियन इकोनॉमी की 5 क्लासेस भी देखिएगा। इससे आपके जो टोटल 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज के पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में वो हो जाएंगे, और डेफिनेटली आप अपना 20 में से 20 स्कोर ले आएंगे। तो जिस तरह मैंने कराया है उस तरीके से सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, तो आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। सो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जितनी भी आने वाली आपको इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज़ हैं और आगे हम रिवीजन क्लासेस चलाएंगे वो सब भी आपका कवर हो जाए, उस सब के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए और आप क्लास का बेनिफिट उठा पाएँ। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care and all the best for your exams.